नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, ये पहला मौका होगा, संभवतः पहला मौका होगा जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और प्रधानमंत्री ही सदन से गायब हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी आज संसद में थे, पार्लियामेंट कैंपस में थे, लेकिन 4 कदम चलकर सदन में जाने की वो आज हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि सदन में एक शख्स उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसका नाम है राहुल गांधी। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्वेश्चन ऑफ द डे, द बिग क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या सचमुच मोदी राहुल गांधी से घबराते हैं? और क्या उन्हें डर लगता है कि राहुल गांधी इस बार इस दौर में, या यूं कहें सदन की आखिरी कश्मकश में, मोदी जी को, अडानी को लेकर, मणिपुर को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर कई मामलों की पोल खोल देंगे मोदी के सामने, सदन के भीतर? और क्या वाकई राहुल गांधी ने आखिरकार मोदी जी की दुखती रग पकड़ ली है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी। पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी। क्यों? तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा। मोदी जी को गाली देना अगर गठबंधन की फिलोसफी हो तो काम नहीं। उंगली की चोट पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है। अब दोस्तों, आज सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट पहुंचे, पार्लियामेंट कैंपस पहुंचे, और पार्लियामेंट में उन्होंने बीजेपी एमपीज के साथ बैठक करी, मीटिंग करी, तब ये एहसास होने लगा था कि आज मोदी जी सदन में जाएंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। और तभी राहुल गांधी ने भी तय कर लिया कि आज ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर वो उतरेंगे और शुरुआत अविश्वास प्रस्ताव की वही करेंगे। और वहीं पर मोदी और राहुल का आज सामना होना था। जी हाँ, एक तरफ से तीर चलते और दूसरी तरफ मोदी जी की 56 इंच की छाती होती। लेकिन एन वक्त पर कांग्रेस कैंप से ये खबर कहीं ना कहीं मोदी कैंप तक पहुंची और मोदी जी ने फिर इरादा कर लिया कि आज सदन नहीं जाना, राहुल को बोलने दो। वो पीछे हट गए। अब इत्तेफाक देखिए कि ये बात राहुल को भी पता लग गई और लास्ट मोमेंट पर राहुल गांधी पीछे हटे और उन्होंने ये मौका गौरव गोगोई अपने साथी को दे दिया। श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई के स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम अब राहुल गांधी 8 तारीख को तो नहीं बोले, आज तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अब वो 10 तारीख को बोलेंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि 10 तारीख को मोदी जी को अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देना ही होगा। और उस दिन सवाल जवाब का 2020 फॉर्मेट पे मुकाबला होगा, राहुल वर्सेस मोदी। और देश उसी दिन तय कर लेगा कि पल्ला किसका भारी है, किसके आंखों में चमक है, किसकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस है और कौन भारी पड़ रहा है। 10 तारीख लोकसभा। अब दोस्तों, मेरी इंडिया के कई नेताओं से बात हुई, कांग्रेस के कैंप में बात हुई और मेरी बात बीजेपी कैंप से भी हुई। बीजेपी को जो कवर करते हैं, खासकर जो रिपोर्टर, उनसे भी बातचीत हुई। और जानकारों से बातचीत के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि कहीं ना कहीं मोदी जी को ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी इस बार कई हदें तोड़ सकते हैं, खुलासे की हदें, बेनकाब करने की हदें। और उनको लगता है कि मणिपुर में जिस तरह से राहुल गांधी के पास इनपुट है, कई बड़े खुलासे राहुल गांधी कर सकते हैं। जैसे वो ड्रग्स का चार्ज हो, जैसे वो चीफ मिनिस्टर की भूमिका हो डबल इंजन की सरकार में, जैसे हथियारों की लूट हो जिसमें सरकार कहीं ना कहीं शामिल है, और कहीं ना कहीं वो मणिपुर को गुजरात के दंगों से ना जोड़ते हैं, हरियाणा के दंगों से ना जोड़ते, जहां सरकार की कहीं ना कहीं भूमिका जो है वो कटघरे में है। इससे उनको डर है। दूसरा डर है कि राहुल गांधी अपने जवाबी भाषण में, अपने हमलों में कहीं भ्रष्टाचार के कई मामलों की कलई न खोलते। और ताज़ा मामला जो है वो प्रफुल्ल पटेल का है, अजीत पवार का है, जहां पर मोदी ने उनको धमकी दी थी कि इनको मैं अरेस्ट करा लूंगा, इन लोगों को जेल भेजूंगा। और 2 दिन बाद
मोदी ने इन्हीं को, अजीत पवार को गले लगा लिया। ऐसे कई मामले हैं जिनकी कलई राहुल गांधी ठीक मोदी के सामने सदन में खोल सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा। एक और मामला है जो कहीं ना कहीं ऐसा लोग कहते हैं कि अंदेशा है बीजेपी को, गुजरात लॉबी को, कि राहुल गांधी मौके से चूकेंगे नहीं। वो अडानी की फाइलों को फिर से खोलना चाहते हैं और कई नए साक्ष्य उस सदन के सामने रखना चाहते हैं, ठीक मोदी की आंखों के सामने। अगेन ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड। और एक और चीज से मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी, जैसा कि मुझे पता लगा है, काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं और कई आंकड़े मोदी की नाकामी के वो देश के सामने इसी अविश्वास प्रस्ताव में रखना चाहते हैं। और इन्हीं सब चीजों से मोदी डर रहे हैं और आज इसीलिए मोदी ने अपने कदम वापस खींच लिए सदन से। वो चाहते थे कि राहुल गांधी एक बार बोल लें आज, 10 तारीख को फिर मोदी अकेले जवाब देते। लेकिन अब 10 तारीख को मैच है, राहुल वर्सेस मोदी। सुपर फाइनल 2024 का ट्रेलर 10 तारीख को। अब दोस्तों, जिस राहुल गांधी को अडानी पर वार करने पर, मोदी को एक्सपोज करने पर लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखाया गया, वो राहुल गांधी जो अब वापस लोकसभा पहुंच गए हैं और फिर से आईना दिखाना चाहते हैं मोदी को, या यूं कहें, ये जो राहुल वर्सेस मोदी, ये जो बाउट है, ये जो भिड़ंत है, जिस तरह से गरमा रही है और अभी और तेज होगी, इस घमासान के पीछे एक शख्स ऐसा भी है जो पर्दे के पीछे, जिसने आज खेल शुरू कर दिया है, और वो है मोदी जी के चाणक्य। चाणक्य ने आज इंडिया की घेराबंदी शुरू कर दी और आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो इंडिया के, आप कह सकते हैं, एक मजबूत पिलर हैं, स्तंभ हैं, जो राहुल गांधी के भी करीबी हैं और आप कह सकते हैं नीतीश के भी करीबी हैं, आज झारखंड के चीफ मिनिस्टर, इंडिया के एक बहुत ही मजबूत नेता को नोटिस पहुंच गया ईडी का। और 14 तारीख को हेमंत सोरेन की पूछताछ होगी रांची में, ईडी करेगी, संजय मिश्रा करेंगे ईडी के डायरेक्टर, जो मोदी और अमित शाह के, आप कह सकते हैं आज की तारीख में, अलादीन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इनके बाद जो अगला नंबर है वो भी एक मुख्यमंत्री का है और वो है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़, झारखंड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, जी हाँ, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, उनका नंबर है और वो भी इस वक्त संजय मिश्रा ईडी के रडार पे। चाणक्य चाहते हैं कि हिसाब किताब, जी हाँ, हिसाब किताब भूपेश बघेल से कर लिया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ना सिर्फ विधानसभा चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भूपेश बघेल के नेतृत्व में लोकसभा में भी बड़ा खेल कर सकती, कई सीटें बीजेपी की काट सकती। इसलिए भूपेश बघेल अगला निशाना हो सकते हैं हेमंत सोरेन के बाद। और उसके बाद ये साहब केजरीवाल, जिस पर आप कह सकते हैं कि जो टारगेट नंबर 1 है अमित शाह का, चाणक्य का, और जिस तरह से आपने देखा दिल्ली ऑर्डिनेंस में केजरीवाल को घेरा गया और अल्टीमेटली वो बिल पास हो गया है। केजरीवाल की भी शुरुआत इन्हीं 45 दिनों में होगी, 15 सितंबर तक। जी हाँ, जो 45 दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन के तौर पे संजय मिश्रा को दिए, ईडी डायरेक्टर को, जिसमें से आप कह सकते हैं 8 दिन, 1 हफ्ता निकल गया है। 15 सितंबर तक कई इंडिया के नेता हैं, जिसमें से जो जानकारी है मेरे पास, कुछ लोगों को जेल जाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, एक तरफ इंडिया है जिसको टारगेट किया जा रहा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो मोदी को टारगेट कर रहे हैं। और ये जो घमासान है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि चंद महीनों बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, 4 राज्यों में चुनाव है जहां बीजेपी की हालत खराब है। और ये चुनाव जैसे ही खत्म होंगे नवंबर दिसंबर में, फाइनल शुरू हो जाएगा, मोदी वर्सेस राहुल गांधी या एनडीए वर्सेस इंडिया। क्या होने जा रहा है? मुझे लगता है कि आज जो खास मेहमान हैं वो ना सिर्फ राजनीति के कुशल खिलाड़ी हैं, बल्कि हिंदुस्तान की जो सियासत है, जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है, और उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, काउ बेल्ट पॉलिटिक्स है, बेहतरीन तरीके से समझते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत।
और मैं आज रविकांत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ कि राहुल गांधी का क्या पैतरा होगा, मोदी और शाह की क्या रणनीति और क्या होने वाला है, क्या मायावती और कई और मुख्यमंत्री जो अभी ईडी से डरे हुए, क्या 24 आते आते इंडिया का कुनबा बढ़ने जा रहा है और क्या ये जीत मोदी के हाथ से निकल रही है, जिसका दावा बार बार अमित शाह कर रहे हैं। चलते हैं रविकांत जी के पास। प्रोफेसर साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि आज लोगों को उम्मीद थी, देश को उम्मीद थी कि कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जो अब तक चुप रहे, 3 महीने से चुप हैं, खामोश हैं, शायद आज वो मणिपुर पे जो बहस हो रही है, अविश्वास प्रस्ताव आया है, उस पर शायद वो सदन में आएंगे। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री सदन में नहीं है, लोकसभा में नहीं आए, पार्लियामेंट में नहीं आए। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का डर था जिसने मोदी को आज दिन भर सदन से दूर रखा? देखिए दीपक जी, जब जब देश को जरूरत हुई, नरेंद्र मोदी कभी भी देश के सामने नहीं आए। चाहे वो चाइना और भारत के सैनिकों के बीच की मुठभेड़ हो या कोरोना काल की आपदा हो या ऐसे ही तमाम मुद्दे हो, आज भी अगर वो पार्लियामेंट में नहीं पहुंचे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या ये राहुल गांधी का डर था? मैं तो कल से ही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी में राहुल गांधी का सामना करने की हिम्मत नहीं है, और इसलिए नहीं है कि जो सत्ता शेर की खाल ओढ़ करके भेड़िया बन करके बैठी है उसे नंगा किया राहुल गांधी ने। पिछले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए अडानी के साथ रिश्तों को जिस तरह से उन्होंने एक्सपोज किया है, नरेंद्र मोदी उस दिन से डर गए हैं कि वो राहुल गांधी के सामने आएंगे तो उनके रिश्तों की पोल खुलेगी। और ये सवाल बार बार पूछा जाएगा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तब अडानी 602वें स्थान के अरबपति थे, लेकिन 2022 तक आते आते वो 2 नंबरी अमीर कैसे हो गए? ये सवाल तो जब राहुल गांधी पूछेंगे तो पूरा देश जानना चाहिए। आपने अडानी का जिक्र किया तो मैं आपको बताऊं, आज गौरव गोगोई जो कांग्रेस में विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव लेके आए थे, उन्होंने कहा कि साहब मैंने सबकी आलोचना कर दी, मैंने आपके मुख्यमंत्री की आलोचना करी, मैंने प्रधानमंत्री की आलोचना करी, मैंने आपकी पार्टी की नीतियों की आलोचना कर दी, लेकिन जैसे ही मैंने एक नाम लिया अडानी का, अडानी और मोदी, वैसे ही भाजपा वाले जैसे बौखला गए, उन्होंने बोलने ही नहीं दिया। कार्रवाई मतलब आप कह सकते हैं हंगामे के बीच, कोहराम के बीच ठप हो गई। ये ऐसा क्या है कि अडानी का नाम लेते ही पूरा सदन उछल जाता है, मोदी जी खामोश होते हैं, राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती, किसी को अडानी पर बोलने नहीं दिया जाता? ये फोबिया क्या, अडानी फोबिया क्या है? दीपक जी, आपने एक कहानी सुनी होगी कि बाबा की जान तोते में, वो एक्सपोज कर दिया गया और अडानी के रथ पर सवार होकर के मोदी जी दिल्ली पहुंचे थे। जब राहुल गांधी ने पूछा कि रिश्ता क्या है, वो फोटो दिखाते हुए, आप उसका प्रभाव और परिणाम तो देखिए। उस दिन से सार्वजनिक रूप से कहीं भी नरेंद्र मोदी और अडानी के मुलाकात की कोई तस्वीर आपने देखी है क्या? इसी लखनऊ में जहां पर ग्लोबल समिट हुआ, वहां पर अडानी जी मौजूद नहीं थे। इतना बड़ा दोस्ती पर जो कलंक जो लगाया गया था, जिसको एक्सपोज किया राहुल गांधी ने, और आज वो सार्वजनिक रूप से अपनी दोस्ती भी नहीं निभा पा रहे हैं। इसलिए तिलमिलाहट है, क्योंकि जो कारपोरेट हिंदुत्व है उसकी असली चाबी तो अडानी जी के हाथ में है, वो चला रहे हैं। जो कुछ नेताओं का इस तरह का आरोप रहा है, और अब ये सीधे तौर पर दिखता है कि आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। आप चाहे अमित शाह की आलोचना कर दें, आप राजनाथ सिंह की तो आलोचना कर ही सकते हैं, गडकरी की कर ही सकते हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अडानी की आलोचना नहीं कर सकते। आप नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्तों को नहीं पूछ सकते। ये आप कहें कि ये एक राज है जो आने वाले वक्त में खुलेगा, हालांकि उस पर इतना पर्दा नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आज एक चीज और हुई। आज शुरू में ये था कि राहुल गांधी शायद अविश्वास प्रस्ताव में सबसे पहले बोलेंगे, मतलब सलामी बल्लेबाज के तौर पे मैदान पे राहुल गांधी उतरेंगे ओपनिंग बैट्समैन की तरह। लेकिन एंड वक्त पे जब मोदी जी नहीं आए, डॉज कर गए, मोदी जी दांव दे गए, वो पार्लियामेंट तो पहुंचे थे, उन्होंने आज अपने सांसदों के साथ बैठक भी की, और बैठक में उन्होंने कहा कि इंडिया को तोड़ना है, इस घमंडिया को तोड़ना है, ये भी उन्होंने कहा। और हमने देखा कि जो सदन में जिस तरह से
सत्ता पक्ष की तरफ भाषण हुए, सब जो है कहीं ना कहीं इंडिया को लड़ाने में लगे हुए थे। कोई डीएमके से कांग्रेस को लड़ा रहा है, कोई शिवसेना को जो है वो कांग्रेस से लड़ा रहा है, कोई इस पार्टी को उस पार्टी से लड़ा रहा है, कोई सपा को जो है वो किसी पार्टी से लड़ा रहा है, कोई लेफ्ट और कांग्रेस में या टीएमसी में दरार पैदा कर रहा है। वो तो हमें एजेंडा दिखा, लेकिन एंड वक्त पर मोदी जी आते आते उन्होंने कदम वापस खींच लिए। आपको लगता है राहुल गांधी जो आज नहीं बोले, क्या राहुल गांधी मोदी का इंतजार कर रहे हैं? ऊंट पहाड़ के नीचे आए फिर ये शेर छलांग मारेगा, आपको ऐसा लग रहा है कुछ? डेफिनेटली। और दीपक जी, जिस दिन सदस्यता बहाल हुई थी राहुल गांधी की, उस दिन मैंने कहा था टाइगर इज बैक। पार्लियामेंट में अब वो बैक, राहुल गांधी की वापसी हो चुकी है पार्लियामेंट में। और जो सवाल पूछे गए थे, राहुल गांधी फिर से उस सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके ये सवाल पूछेंगे कि अडानी के साथ आपके रिश्ते क्या हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी डरे हुए। और इतना जो घटनाक्रम हुआ पिछले आप 2 महीने 3 महीने को देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी को प्रताड़ित किया गया, लेकिन कहीं भी राहुल गांधी झुकते हुए डिगते हुए नहीं दिखे। और जब आज वो जीत करके पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, तो क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा हम लोग समझ सकते हैं। जो राहुल गांधी कहते रहे हैं कि आप हमारी आंखों में आंखें डाल करके क्या हमारा सामना कर सकते हैं, ये क्या हिम्मत थी आज नरेंद्र मोदी की। और इसीलिए उन्होंने किनारा किया कि राहुल गांधी का सामना ना करना पड़े। लेकिन राहुल गांधी अब वो वाले राहुल गांधी नहीं है जी। ये 4000 किलोमीटर की यात्रा करके फौलाद बन करके असली जो 56 इंची छाती है, मैं मुहावरे में ही कह रहा हूं, उस ताकत के साथ वो आदमी आज यहां पहुंचा है। और तब वो उस शेर को देखना चाहता है जिसे भक्तों ने बनाया है। और मैं तो एंजॉय करना चाहता था कि असली और नकली शेर का फर्क अब दिखेगा पार्लियामेंट में जी। कि कौन है असली और कौन है नकली। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा। आज ही की जो क्योंकि बहुत अहम दिन है लोकतंत्र का, सत्ता और विपक्ष का, और क्योंकि चुनावी साल है, बहुत कम समय बचा है सुपर फाइनल के लिए। आज हमने देखा गडकरी साहब नहीं थे सदन में। आज हमने देखा राजनाथ दिखे तो राजनाथ चुप बैठे थे जैसे होठ सिले हुए। सारा खेल अमित शाह संभाल रहे थे। तो क्या ये जो सरकार है इसमें सिर्फ 2 लोग हैं, गडकरी, राजनाथ, जो भाजपा के अध्यक्ष रहे, इतने सीनियर लीडर रहे, इनकी कोई हैसियत नहीं है? क्या इनको भी अब मार्गदर्शक मंडल में पैक कर दिया जाएगा? क्या पैकिंग के स्टेज पर हैं गडकरी और राजनाथ? शायद उन्होंने इस बात को भांप लिया है, समझ लिया है। और ये हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है कि आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से भी ऊपर नरेंद्र मोदी हो गए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, उससे भी बढ़कर के नरेंद्र मोदी ने अपने आप को स्थापित किया है। वो देश से भी ऊपर अपने आप को उनके भक्त समझते हैं। इसलिए कोई मतलब नहीं होता है कि आप राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं कि सम्मान कर रहे हैं। और उनके साथ अडानी है, अमित शाह उनका साथ दे रहे हैं। ऑब्वियस है कि जितने भी लीडर्स थे बीजेपी के, बहुत कद्दावर, जो बहुत संघर्ष और लंबे अनुभव के साथ आए थे, उनको धीरे धीरे मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया या किनारे कर दिया गया। वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ क्या होगा ये हम लोग देखेंगे अभी। तो ये जो परिस्थिति है उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और जब ये, जिसको आप गुजराती लॉबी कहते हैं, ये गुजराती लॉबी जैसे ही बीजेपी से हटेगी उसके नीचे जमीन बचेगी नहीं। और मोदी, अमित शाह भले ही आज उस स्थिति में हो, आज उनके पास सत्ता है, आज उनके पास कैडर है, आज उनके पास और भी संसाधन है, लेकिन जब ये दोनों नेता कमजोर पड़ेंगे तो फिर बीजेपी भी अपने अस्तित्व के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष करती हुई नजर आएगी। डॉक्टर साहब, आप 24 घंटे 24/7 राजनीति को फॉलो करते हैं, और खासकर राष्ट्रीय राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति। आपको क्या लग रहा है कि चलिए, ये तो अविश्वास प्रस्ताव की बात रही और हमें मोदी बनाम राहुल का मुकाबला देखने को मिलेगा, अभी 2 दिन और हैं, 48 घंटे और शेष हैं। मैं जानना चाह रहा था कि आज की तारीख में जिस तरह से बीजेपी चुनाव दर चुनाव हार रही है, हिमाचल, कर्नाटक बाई इलेक्शंस, और अविश्वास प्रस्ताव में जो घबराहट दिख रही है मोदी जी कैंप में,
ये देश किस तरफ बढ़ रहा है? ये जो आप कह सकते हैं जो फाइनल है 24 का, ये आपको किस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है? माय लास्ट क्वेश्चन। ऑब्वियस है कि वो इंडिया की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इंडिया अलायंस से मेरा मतलब है। दूसरा ये कि अभी कारण ये कि नैरेटिव के स्तर पर भी इंडिया अलायंस ने अपने आप को मजबूत बना लिया है। जो पूरी लड़ाई है बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की खास करके, वो नैरेटिव की लड़ाई और जातियों का कॉम्बिनेशन, ये दो बड़ी ताकतें हैं। आज नैरेटिव के स्तर पर इंडिया अलायंस ने अपने आप को 2 कदम आगे साबित कर दिया है। दूसरा, जो ये लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी जब पार्लियामेंट पहुंचे हैं उस समय क्या नारे लग रहे थे? राहुल गांधी जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। और नारे लगाने वाले कौन थे? वे तमाम पार्टियों के सांसद थे जो इस अलायंस के साथ हैं। यानी अब यह संभावना नहीं है कि इंडिया अलायंस को आप ब्रेक कर देंगे, उसको तोड़ देंगे, उसको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये अब संभावना नहीं इंडिया है। टूटने ये तो वाला एकजुटता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मुझे लगता है कि ये और मजबूत होगा। जो उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए सबसे मजबूत गढ़ है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं। क्या आपको लगता है वाले वक्त में एक सवाल चलते चलते, आपको लगता है जो आपने कहा कि इंडिया पूरी तरह से यूनाइटेड दिख रहा है, जिस तरह से आज नारेबाजी हुई एकता की, जिंदाबाद की, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मजबूत नेता हैं तेलंगाना के, और मायावती जैसे नेता ये भी आखिरी दौर में, स्लॉग ओवर्स में, मैच के आखिरी क्षणों में, क्या ये भी टीम इंडिया में शामिल हो सकते हैं? डेफिनेटली। मायावती के बारे में तो मैं बहुत आश्वस्त हूं, क्योंकि बेहतरीन रणनीतिकार हैं वो। उन पर जो आरोप है मैं उन सबको छोड़ रहा हूं, लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छी पॉलिटिशियन, बहुत अच्छी रणनीतिकार है और वो जानती है कि उन्हें क्या करना है। पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने बखूबी वही किया जो वो चाहती थी। इस इलेक्शन में जो लोकसभा का, जिसमें तस्वीर बहुत कुछ बदलती हुई और साफ दिखती हुई नजर आ रही है, मायावती इंडिया अलायंस के साथ जाएंगी। अभी जो वो कर रही है वो दरअसल बार्गेनिंग की राजनीति है कि सीटें उनको अधिकतम मिल जाएं। ठीक उसी तरीके से के चंद्रशेखर राव, वो भी देर सवेर इसी इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे, क्योंकि यहां से जो चीजें बनती हुई दिखाई पड़ रही है उसमें नरेंद्र मोदी कमजोर हो रहे हैं, उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है। हाँ, इसमें फर्क ये है कि दक्षिण भारत और महाराष्ट्र तक जहां नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट रही है, वहीं उत्तर भारत की हिंदी पट्टी में और पश्चिमी गुजरात में वहां स्थिर बनी हुई है। यानी लोकप्रियता का ग्राफ अब बढ़ नहीं रहा है, वो बढ़ भी नहीं सकता। इधर राहुल गांधी का ग्राफ यहां बढ़ रहा है, राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है, मोदी जी का स्थिर है। ये परिवर्तन जो है वो आपको आने वाले वक्त के की आहट को दिखा रहा है और चुनाव की तस्वीर को भी बहुत कुछ साफ करते हुए हम लोग इसको देख रहे हैं। अब दोस्तों, प्रोफेसर रविकांत, उनका ये कहना है कि भले ही रीजनल पार्टीज, चाहे वो मायावती की बहुजन समाज पार्टी हो, केसीआर की बीआरएस हो, ऐसी कई पार्टियां हैं जो फिलहाल डरी हुई हैं ईडी से, चाणक्य से, अमित शाह से, जेल जाने से, मुकदमों से, छापों से, इनकम टैक्स की कार्रवाई से। लेकिन जब आचार संहिता लगेगी, दिसंबर का महीना बीतेगा और सुपर फाइनल 2024 का लोकसभा का चुनाव एकदम सामने होगा, तब ये डर खत्म होगा और तब ऐसी कई बड़े नेता, मायावती जैसे, केसीआर जैसे, उनके खेमे इंडिया के खेमे में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तय है, जंग ये आर पार की है और शायद इतनी बड़ी जंग हमने पिछले 20-25 साल में हिंदुस्तान में नहीं देखी। द बिगेस्ट पॉलिटिकल वॉर, और ये और इंटरेस्टिंग हो रही है। और मैंने पहले भी कहा था कि घमासान तेज होता जा रहा है और आपके हौसले से मेरी हिम्मत बरकरार रहे कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जो गोदी मीडिया आपकी आंखों से छुपाती है, सच को सच की तरह रखूं। तो ये आज का वीडियो था और मैं चाहूँगा कि अगर आपको पसंद आए तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भेजिए, और अगर आपने बेल आइकन अभी तक जो है क्लिक नहीं किया तो उसको क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।